नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश में शिमला की संजौली मस्जिद का विवाद अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ कि अब मंडी में भी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बवाल मच गया है। शुक्रवार को भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारी संख्या में मौजूद पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। हिंदू संगठनों की इस रैली के मद्देनजर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें भी की। और बता दें कि कंगना रनौत मंडी से बीजेपी के सांसद हैं। प्रशासन द्वारा मंडी शहर के 7 वार्ड में लागू धारा 163 के बावजूद प्रदर्शनकारी 11 बजे से शहरी मंच के पास जुटने शुरू हुए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस प्रशासन ने विवादित मस्जिद स्थल पर कड़ा पहरा लगाया और बैरिकेडिंग की है। प्रदर्शनकारी मस्जिद स्थल की ओर कूच करने के लिए बैरिकेड पर चढ़ गए तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। मंडी के डीसी और एसपी भी मौके पर मौजूद है। प्रदर्शनकारियों को काबू करने की कोशिश भी की जा रही है। मंडी में इस जबरदस्त बवाल के बाद मंडी के डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मंडी में अवैध निर्माण की बात सामने आई है। मस्जिद विवाद को लेकर कमेटी बनेगी। ये शांति प्रिय राज्य है और यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। किसी भी धर्म और जाति को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। हमारी सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अवैध निर्माण को भी लेकर कानूनन के दायरे में कार्रवाई होगी। और दरअसल मंडी शहर में जेल रोड के पास स्थित ये मस्जिद लगभग 3 दशक पुरानी है। मामले के अनुसार मस्जिद के आगे लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अवैध तौर पर मस्जिद की सुरक्षा दीवार बना दी गई है। इस पर स्थानीय लोग भड़के हुए हैं। शिमला के संजौली में हुए प्रदर्शन को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुरुवार से मंडी में मस्जिद की अवैध सुरक्षा दीवार को खुद ही गिराना शुरू कर दिया। इसे लेकर नगर निगम मंडी की कोर्ट में मामला विचाराधीन है। नगर निगम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुस्लिम पक्ष को 1 महीने के अंदर अपील करने का समय दिया गया है। अशोक रैना जी इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक जी, किस तरह से देखते हैं और फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है मंडी में? नेहा जी, अभी तो मंडी में तो हालात काबू में हैं और पुलिस फोर्स की बदली हुई हर तरफ तो पर्टिकुलरली जेल रोड पे जहाँ से वो मस्जिद की तरफ जाने के प्रयास कर रहे थे। शिमला के संजौली में जो कुछ कल हुआ और उसके बाद मुस्लिम समुदाय सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हम अपना ये मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है अगर कोई हो तो उसको सील कर दें और बाद में अगर उतारने की जो गिराने की जरूरत पड़े हम खुद गिरा देंगे अगर मुख्यमंत्री हमें आदेश देती है तो। लेकिन इसका असर ऑलरेडी मंडी पे हो चुका था। मंडी की मस्जिद जो जे रोड पे है उसके सामने वाला हिस्सा जो पीडब्ल्यूडी का था, तहसीलदार दूसरे ऑफिसर कल आगे उन्हें डिमार्केट किया और बता दिया कि ये वाला पोर्शन अवैध है। जो दीवार बाहर से मस्जिद की लगी हुई थी, प्रोटेक्टिव वॉल था, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग हालात को भांपते हुए और हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों के बीच में अच्छी रिलेशन रखने के लिए उन्होंने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन आज सुबह हिंदू संगठन जमा हो गए और उन्होंने 11 बजे से जमा होने के बाद एक प्रोस्टर निकाला। पुलिस से बड़ी जबरदस्त तेजी से काम करने का प्रयास किया और बैरिकेड लगा दिया। उस जेल रोड पे जाने के लिए उनको अनुमति नहीं थी। उसके बाद उनको पानी की बौछार करनी पड़ी टू स्टॉप देम। तो वहाँ काबू में है। अभी मस्जिद तक नहीं पहुंचे। मस्जिद के दीवार ऑलरेडी गिरा रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग खुद ही। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने बुलाई थी सारे ऑल पार्टी मीट किया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी थे, कांग्रेस की प्रतिभा सिंह थी, आप के केपी घोष और फॉर्मर सीपीआई के एमएलए शिमला अर्बन के थे। ये सारे लोग उस मीटिंग में थे जिन्होंने एक साथ एक ही आवाज में कहा कि यहाँ के जो पीसफुल वातावरण है हिमाचल प्रदेश का, इसको बिगाड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर अवैध कब्जा है उसको गवर्नमेंट को लीगल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि कैसे इसको सॉर्ट आउट कर ले। लेकिन उसके अलावा भी आजकल की यहाँ परेशानी का विषय क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश बरसात खत्म होने वाला था और टूरिस्ट को आने का सीजन स्टार्ट हुआ और जब ये बवाल हर जगह इधर उधर दिख रहा है तो टूरिस्ट को आना कम हुआ।
तो इसलिए टूरिज्म को धक्का न लगे, इसलिए सारी पार्टी ने डिसाइड किया कि हालात को काबू में किया जाए। और कांग्रेस के नेशनल हायर कमांड ने भी सुखविंदर सिंह को थोड़ा सा नाराजगी इजहार कर दी थी कि आप इसको टैकल ठीक से नहीं कर पाए। तो लेकिन अभी जो परिस्थितियां आज खड़ी हुई हैं कि एक और भी उस ऑल पार्टी मीट में एक डिसीजन हुआ, उन्होंने कहा कि जो स्पीकर है स्टेट असेंबली का, वो एक ज्वाइंट कमेटी ट्रेन करे और वो स्पीक वेंडर जो है उनके लिए निर्धारित करे कुछ और कैसे कैसे उनसे डील किया जाएगा और क्या होना चाहिए। ये सब चीजें अभी हो रही है। शिमला में तो आज पीसफुल ही रहा था, लेकिन यहाँ दिन भर अभी चलता रहा। एसपी, डीसी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फोर्सेस और सभी लोग वही पे हैं और अभी तक हालात 2-10 अंडर कंट्रोल, लेकिन अभी सरकार कहनी नजर रख के सिचुएशन को देख रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई है। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होगी जो कि ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इस केस से जुड़ी हुई किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव के कारण 10 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था। बता दें कि इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच कर रही है। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत मिल गई, वहीं अब उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। ये जो जजमेंट आया है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बहुत वेल डिजर्व जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात को रिट्रीट कर दिया है कि जो बेल है वो लगभग एक फंडामेंटल राइट है। स्पेशली उस केसेस में जब ट्रायल बहुत लंबा चलने की संभावना हो तो न्यायालयों को बेल देना चाहिए। ये अब हाल के सालों में एक नया बेल जूरिस्प्रूडेंस आ रहा है जो एक मुल्क के लिए अच्छी बात है। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस जजमेंट से कुछ ऐसे प्रश्न भी खड़े हो गए हैं जो आने वाले कल में उन प्रश्नों का जवाब बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें एक बेल में कंडीशन है कि जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं वो दफ्तर नहीं जाएंगे, फाइल पे साइन नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को पार्टिसिपेट करेगा। अगर ये चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और वो अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे, फाइलों पे साइन नहीं करेंगे तो दिल्ली का प्रशासन भी नहीं चलेगा। तो वैसे सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस को पैदा कर देगा। बेल के संबंध में जो आज फैसला दिया है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई
तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सीबीआई ने एक पिंजरे में बंद तोते जैसे व्यवहार किया। जब अरविंद केजरीवाल जी छूटने वाले थे ईडी के मैटर पे, जब बेल मिली थी, तो वो इसलिए कि वो छूटे ना और उनको जेल में ही रखा जाए किसी भी तरीके से, तो षड्यंत्र करके गलत प्रोपेगेंडा मोटिवेशन के साथ सीबीआई उनको अरेस्ट करती है। सीबीआई इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन है। आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है, और ये कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है, और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। केंद्र सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट में बताया कि राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी निवास कर रहे हैं, और कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि बांग्लादेशी अवैध रूप से साहिबगंज और पाकुड़ जिले के रास्ते झारखंड में दाखिल हुए हैं। इस हलफनामे में संथाल परगना से मूल निवासियों की घटती आबादी का कारण भी बताया गया है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ को दिए गए हलफनामे में बताया कि बांग्लादेशी अवैध रूप से साहिबगंज और पाकुड़ जिले के रास्ते पर झारखंड में दाखिल हुए, और केंद्र सरकार के हलफनामे में दान पत्र यानी कि उपहार के आधार पर आदिवासियों की भूमि मुसलमानों को ट्रांसफर करने का भी उल्लेख किया गया। केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया कि आदिवासियों के बड़े स्तर पर धर्मांतरण और उनके बीच कम जन्म दर के कारण आदिवासी आबादी में काफी कमी आई है। गृह मंत्रालय में अवर सचिव पद पर तैनात प्रताप सिंह रावत की ओर से दायर हलफनामे के अनुसार झारखंड के संथाल परगना से आदिवासियों का पलायन भी मूल निवासियों की घटती आबादी का एक कारण है। दरअसल कोर्ट झारखंड के संथाल परगना में आदिवासियों के धर्मांतरण पर सोमा उरांव द्वारा दायर जनहित याचिका और बांग्लादेशियों के अवैध प्रवास पर दानियाल दानिश द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में उरांव ने दावा किया है कि संथाल परगना में योजनाबद्ध तरीके से आदिवासी का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उन्हें दूसरा धर्म अपनाने के लिए बहकाया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से एक्स पर पोस्ट करके सपा बसपा गठबंधन के टूटने पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 और एसपी के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर भी यही कहा कि सपा प्रमुख ने मेरे फोन का जवाब देना बंद कर दिया था, जिसको लेकर अखिलेश यादव द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित है और विश्वसनीय है, सोचने वाली बात है। साथ ही आपको बता दें कि बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती, और अगर बड़े उद्देश्य को लेकर कभी गठबंधन करती तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती। सपा के साथ सन 1993 और 2019 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु बहुजन समाज पार्टी का हित और आत्मसम्मान सर्वोपरि है। मायावती ने कहा कि बीएसपी जातिवादी संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है, अतः चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधापी के गठबंधन करने के साथ ही अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति बनाने का मूवमेंट है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भी कहा ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कमीशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। लेकिन सवाल यह है कि गठबंधन टूटे सालों हो गए, ऐसे में मायावती इस वक्त सपा बसपा गठबंधन टूटने पर सफाई क्यों दे रही है।
आनंद सिंह विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, इतने सालों बाद अब फिर वही बातों को कुरेदना, ये क्या बताता है, क्या जताता है और क्या संदेश दे रहा है? बिल्कुल, देखिए नेहा, मायावती का जो ट्वीट है, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया है, और ट्वीट में उन्होंने एक तरह से स्पष्ट करने का यह प्रयास किया है कि कहीं से भी अगर कोई कयास लग रहे हो कि समाजवादी पार्टी जो राजनीतिक परिस्थितियां इस समय है, जिस तरह से हाशिए पर है बहुजन समाज पार्टी, विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, कुल मिलाकर 1 सीट है विधानसभा में समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के पास इस समय। तो कहीं ना कहीं मायावती एक तरह से स्टैंड अपने क्लियर करना चाहती, जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर अगर आप पिछले कुछ वक्त से देखें तो चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी, उससे कहीं अधिक बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती सोशल मीडिया पर है। लगातार वो ट्वीट करती रही है, लगातार समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उस पर हमलावर रही है। और अब एक तरह से उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है इस बात को लेकर कि जो उनका 2019 का गठबंधन था लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी समाजवादी पार्टी के साथ, मायावती ने एक तरह से आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर, कि जब नतीजे आए थे समाजवादी पार्टी को उनके साथ गठबंधन का फायदा मिला, 5 सीटें मिली थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनका फोन उठाना छोड़ दिया था। एक तरह से मायावती ने हमला बोला है, एक तरह से उन्होंने निशाना साधा है अखिलेश यादव के ऊपर, और ये कहा है कि उन्होंने फोन उठाना छोड़ दिया था, और ऐसे में जब फोन आप नहीं उठाएंगे, बातचीत के रास्ते सारे बंद कर देंगे, तो उसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं है। हालांकि अब ये सवाल जरूर है कि इतने सालों बाद, इतने लंबे वक्त के बाद मायावती ने जो ये ट्वीट किया है, जो ये अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह स्पष्ट तौर पर नेहा, जो उत्तर प्रदेश की आजकल की पॉलिटिक्स है वो है 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, और पहली बार पूरे फोर्स के साथ, पूरे ताकत के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी इन चुनाव में लड़ने जा रही है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी मायावती स्पष्ट कर देना चाहती है कि उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव में उतर रही है, किसी के साथ कोई पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे कोई गठबंधन नहीं है, और पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद खिलाड़ियों ने बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें अच्छे प्रदर्शन पर बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। खिलाड़ियों ने कहा है कि 2028 के पैरालंपिक खेलों में 40 से अधिक पदक आने की पूरी उम्मीद है। पेरिस में भारतीय पैरालंपिक दल ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते हैं। हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पैरालंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात की और अगले पैरालंपिक में और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए लक्ष्य दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस पैरालंपिक से लौटे खिलाड़ियों से मिलकर एक बार फिर से सबका दिल जीत लिया है। पीएम से नवदीप सिंह का मुलाकात का वीडियो तो वायरल हो गया। नरेंद्र मोदी इस मुलाकात में न सिर्फ नवदीप सिंह से उनके वायरल वीडियो पर सवाल पूछते दिखाई दिए, बल्कि जमीन पर बैठकर उनके साथ हाथ मिलाया और उनके हाथ से कैप भी पहनते हुए दिखाई दिए। भैया को देखा था कि भाई ये गेम होता है ऐसे, तो मैं भी फिर पैरा में सर पहले एबल खेलता था। 2016 में मेरे को पता चला कि भाई पैरा का भी कुछ है, क्योंकि भैया का अखबार में फोटो आया था बहुत बड़ा, तो भैया से सीख के और फिर मैं 40 साल के बाद टोक्यो ओलंपिक पार्टिसिपेट करके आया था सर। इस बार सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, खास करके जो मेरी ही कैटेगरी के गोल्ड मेडलिस्ट SL3 के हैं नितेश कुमार जी, इनसे सीखने को मिला सर। पूरे लाइफ में जिनसे वो जीते, एक बार भी उनसे मैच इससे पहले नहीं जीते थे। ये बात सही है कि हर खेल में जो सपोर्ट स्टाफ होता है या कोचिंग करने वाले लोग होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़े हर क्षेत्र में। I'm feel very happy and definitely 2028 I will get gold medal in Paralympics. उसको बराबर मन में ले लिया कि नहीं, देश चाहता है हम करेंगे। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा मैं देख रहा हूँ बीते दिनों गाजीपुर के जवानिया स्थित एक गेस्ट हाउस में छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक अवस्था में युवक और युवती के पकड़े जाने के बाद अब सैदपुर के SDM भुड़कुड़ा CO और नंदगंज थाने की पुलिस ने एक गेस्ट हाउस पर छापेमारी करके वहां रंगरेलियां मनाते हुए 6 जोड़े युवक युवती को पकड़ा है और फिर गेस्ट हाउस को सील कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। नंदगंज थाना क्षेत्र के रामपुरा बंतरा में हवाई हाईवे पर आपको बता दें कि बलवंत गेस्ट हाउस के बारे में शिकायत मिलती थी कि वहां पर अवैध गतिविधियां होती है, जिसके बाद SDM रवीश गुप्ता भुड़कुड़ा CO
और नंदगंज थानाध्यक्ष कमलेश कुमार ने गुरुवार की शाम को फोर्स के साथ गेस्ट हाउस पर पहुंचकर छापेमारी की। मसूरी देहरादून मार्ग पर दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक के बाद एक कार दुर्घटनाएं होती जा रही है और कई लोग इसमें अपनी जीवन लीला को समाप्त भी कर चुके हैं। अक्सर देखा गया है कि हादसा या तो तेज रफ्तार या फिर नशे के कारण होता है। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के निकट मसूरी घूमने आए नोएडा के पर्यटकों की कार मसूरी से देहरादून की ओर आ रही थी। सुबह करीब 5 बजे ऋषि आश्रम के पास शिवालिक मैगी पॉइंट मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर गहरी खाई से लोगों को बाहर निकाला और कार में फंसे सभी 6 सवारियों को खाई से बाहर निकाला गया। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।